का ब्रेक दे दीजिए, तो अब असम विधानसभा भी 2 घंटा का ब्रेक दे देगा। सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं, ये है क्या? ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं। ये पूरी तौर से मुसलमानों के दुश्मन है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है। अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, तो अंग्रेज तो जो है वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, तो क्या उसी को कंटिन्यू करना है क्या? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी हिमंत बिस्व शर्मा के उस फैसले की जिस पर देश भर में राजनीति इसमें देश भर में राजनीति हो रही है, माफ कीजिएगा। हिमंत बिस्व शर्मा ने नमाज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा में नमाज के ब्रेक पर फुल ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल यह है कि इसे लेकर सियासत इस देश में क्यों हो रही है। अगर हिमंत बिस्व शर्मा एक समानता चाह रहे हैं विधानसभा में सबके लिए, तो क्या उस पर सवाल उठाना सही है? आज बात उसी पर कर रही हूं कि नमाज ब्रेक पर इस देश में महाभारत क्यों हो रही है। और आज हिमंत बिस्व शर्मा ने एक कदम आगे जाकर एक और सवाल कर दिया है। उन्होंने एक खुला चैलेंज दे दिया है। हिमंत बिस्व शर्मा अब विपक्ष को चैलेंज दे रहे हैं अपने नमाज ब्रेक पर ब्रेक लगाने की खबर को लेकर। वो सीधे सीधे इंडी गठबंधन से पूछ रहे हैं कि अगर आप 4 घंटे का ब्रेक अपनी अपनी विधानसभाओं में दे देंगे तो मैं 2 घंटे का ब्रेक असम की विधानसभा में दे दूंगा। यानी सीधे सीधे अब गेंद हिमंत बिस्व शर्मा ने विपक्ष के पाले में डाल दी है। इंडी गठबंधन को खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर नमाज ब्रेक पर राजनीति कर रहे हैं तो चैलेंज भी एक्सेप्ट कीजिए और अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर 4 घंटे का ब्रेक दीजिए। आज इस पर महाभारत कर रही थी, क्या विपक्ष इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? जनता से हमने पूछा है कि हिमंत बिस्व शर्मा का नमाज ब्रेक पर ब्रेक लगाना का फैसला सही है या नहीं है। एक बार सबसे पहले जनता की राय सुन लीजिए, उसके बाद इस पर हो रही राजनीति पर महाभारत भी करेंगे। बिल्कुल सही है सर। आजकल देख रहे हो आप, मुसलमानों ट्रेन में नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं भी नमाज पढ़ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ही सही किया उन्होंने ये काम करके। तो आज से पहले हो रहा था तो उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, अब करने में अननेसेसरी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। अगर किसी को नई प्रॉब्लम थी पहले भी, तो अब क्या प्रॉब्लम थी? उनका ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी धर्म का उन्होंने पक्ष नहीं लिया। जब हम संविधान के अनुकूल चलते हैं तो सब कुछ संविधान के अनुकूल चले, धर्म बीच में क्यों लाया जाए? बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद क्यों रोकी जाए? बीच में बहुत टाइम खराब होता है और बहुत सारे उस टाइम में फैसले लिए जा सकते हैं, निर्णय किए जा सकते हैं। वो जनता का टाइम होता है ना। जैसे अब हिंदुओं का है पूजा के लिए, तो टाइम थोड़ी ना रोका जाता है। जो ये नमाज पढ़ी जाती है, विधानसभा चलती है या लोकसभा चलती है या कोई हाउस चलता है, उसमें नमाज पढ़ना गलत बात है, बिल्कुल गलत है। और नमाज ये जो रोड पे पढ़ा है वो भी गलत है। तो समानता की बात है, क्या किसी भी धर्म को इस तरह का अधिकार या छूट दी गई है जो मुसलमानों को विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए दी जा रही थी? यही तर्क हिमंत बिस्व शर्मा दे रहे हैं। आज इस पर महाभारत करूंगी, लेकिन जनता की राय के बीच, क्योंकि जनता जो कह रही है, जनता जनार्दन है, इसीलिए महाभारत करूं। उससे पहले जो राजनीति हो रही है, अब असम विधानसभा में नमाज के लिए 2 घंटे की छूट नहीं दी जाएगी। और अगर जो नेता विपक्ष के सवाल उठाते हैं वो नमाज ब्रेक देना चाहते हैं तो अपनी अपनी विधानसभाओं में पहले दें और हिमंता बिस्व शर्मा का चैलेंज एक्सेप्ट करें। यह रिपोर्ट पहले देखिए। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने 2 दिनों में 2 ऐतिहासिक फैसले कर साफ कर दिया कि उनके प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग विधान नहीं चलेंगे। हिमंता का पहला फैसला मुस्लिम शादी और तलाक से जुड़ा है, जिसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दूसरा फैसला विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक से जुड़ा है, जिस पर हिमंता ने फुल स्टॉप लगा दिया। हिमंता सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो हिमंता ने विपक्ष को ही खुला चैलेंज दे दिया। 4 घंटा का ब्रेक दे दीजिए, तो अब असम विधानसभा भी 2 घंटा का ब्रेक दे देगा। लेकिन आप ब्रेक नहीं देगा और असम से अपेक्षा रखेगा कि हम एक कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करेगा, ऐसा अपेक्षा हमसे रखना नहीं चाहिए।
हिमंता के इस चैलेंज से विपक्ष बुरी तरह से बौखला गया। कोई हिमंता को मुस्लिम विरोधी बता रहा है तो कोई उन पर समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, बिहार के सीएम तेजस्वी यादव ने उन पर नस्लीय टिप्पणी कर दी। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत। हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विषु उगलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। विपक्षी दल हिमंता के इस फैसले पर भले ही विरोध जता रहे हो, लेकिन हिंदू संगठन इस फैसले के साथ खड़े हैं। हिंदू संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए हिमंता को बधाई दे दी है। जिस प्रकार से वहां विधानसभा में जो जुम्मा ब्रेक 2 घंटे का होता था वो खत्म हो गया, निश्चित रूप से पूरे असम की विधानसभा बधाई के पात्र है। जो जुम्मे का ब्रेक दिया जाता था वो विधानसभा ने बंद क्या किया कि लोग बुलबुला उठे। अगर आपको नमाज ही पढ़नी है तो घर जाओ ना, विधानसभा में आके करोगे क्या? जब संविधान सेकुलर है, न्याय व्यवस्था सेकुलर है और विधानसभा में आप सेकुलरिज्म का राग हराते हो, तो आखिरकार ये कम्युनल काम क्यों? हिमंता बिस्वा शर्मा असम में हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं या फिर वो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं? क्या हिमंता असम में यूसीसी की राह तैयार कर रहे हैं? आज महाभारत इसी पर। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं आपको बताऊं कि मुमताज आलम साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पत्रकार हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूँ कि इतना बैकलैश, सिद्धार्थ जी स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान है, लेकिन इतना बैकलैश हिमंत बिस्वा शर्मा को अपने नमाज के इस फैसले को वापस लेने पर लगेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था शायद। लेकिन अब उन्हें मुस्लिम विरोधी और हिंदू तुष्टीकरण करने वाला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। सिद्धार्थ जी। देखिए सुचारिता जी, आप इस बात को ऐसे समझिए कि किसी भी सेक्युलर देश में, किसी भी सेक्युलर प्रांत में ऐसी व्यवस्था कैसे हो सकती है कि जिस विधानसभा में बैठ करके प्रदेश की उन्नति के लिए कानून बनाने हो, जहां पर बैठ करके चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रदेश की भलाई के लिए चर्चा करनी हो, नए नए प्रावधान लाने हो, वहां पर 2 घंटे आपको उस प्रोसीडिंग्स को स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि धर्म विशेष के कुछ लोग, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि कहें कि हमको जाकर के अपनी नमाज को अदा करना है। ये अंग्रेजों ने तुष्टीकरण के लिए किया था, 1937 में किया था। भारत एक आजाद देश है। आज 75 वर्ष हमारी आजादी के पूर्ण हो चुके और हम अगर अपने आप को एक सेक्युलर देश बुलाते हैं तो ये प्रथा हमारे देश के किसी भी राज्य में कैसे कंटिन्यू हो सकती है? ये पहली बात है। दूसरी बात, ये निर्णय विधानसभा के स्पीकर द्वारा लिया गया है, जिस सभा में सभी धर्मों के लोग बैठे हुए थे, उनने मिलकर के निर्णय लिया है। पर विपक्ष, जो कि फॉरेन एजेंडा पे चलने वाला विपक्ष है और जैसे अंग्रेज तुष्टीकरण करके इस देश में डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला है। वो राजनीति के अपने मौके को छोड़ नहीं रहा है। नहीं तो किसको वो खुश करना चाहते हैं? अरे विधानसभा ने ये कहा कि 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, अब वो ब्रेक ना दे करके प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए वहां पर और चर्चा होगी, उस समय को इस्तेमाल किया जाएगा, नए नए कानून आगे आएंगे और असम को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा को गालियां देने का काम करते हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गाली देने का काम करते हैं। और क्या कहते हैं, मैं 10 सेकंड लूंगा, क्या कहते हैं? आरजेडी के नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये चाइनीज है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ऐसी घृणा अपने मन में रखें और उनको ऐसे शब्दों से आप नवाजेंगे तो क्या माना जाएगा? ये पूरा जो इंडी अलायंस है, ये जितने विपक्षी दल हैं, पहले भी एक नेता कांग्रेस ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज दिखते हैं, आज दूसरे नेता कह रहे हैं कि ये चाइनीज वर्जन है। मैं मानता हूं कि ऐसी ग्रसित मानसिकता से अब देश आगे बढ़ चुका है और किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश के हिस्से को अगर सेक्युलरिज्म की ओर ले जाना होगा, अगर समानता की ओर ले जाना होगा, अगर इक्वालिटी की ओर ले जाना होगा, तो ऐसे जो रूढ़िवादी प्रावधान है उनको हटा करके फेंकना पड़ेगा, नहीं तो और कोई रास्ता इसमें नहीं। आपने कह दिया कि ये एक रूढ़िवादी सोच है और जाहिर है जिस तरह से पहले ये एक फैसला रहा, लेकिन उस पर राजनीति आगे बढ़ चुकी है।
अब मैं उस राजनीति का जिक्र कर रही हूं। एक बार विनोद जी आपसे पूछ रही हूं, राजनीति, हिमंता जी भी जो फैसले लेते हैं वो ऐसे ही नहीं लेते हैं। उन्होंने चैलेंज दूसरे के पाले में गेंद फेंक दिया। उन्होंने कहा विपक्ष जो कह रहा है जरा आप अपने राज्य में इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए पहले 4 घंटे को, उसके बाद हम भी कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सुचरिता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी और राज्य में नहीं है ऐसा। नेचुरली देखिए, 2 राज्यों में दुर्भाग्य से उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है ना, उन्होंने नमाज रूम बनाया था, उनको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सदन किस लिए बनाया? अगर नमाजी पढ़नी है तो भाई सदन में क्यों, तो घर में पढ़ लो ना यार। मस्जिदें बनी है बहुत सारी, वहाँ जाओ ना आप, कौन मना कर रहा है? और मैं कहता हूँ उस पीरियड में भी पढ़ना है तो जाओ ना, कौन मना कर रहा है? अभी आप जाइए, अगर सदन का टाइम बर्बाद करना ही है, आपने सोच ही रखी है, आप जाइए, लेकिन सब लोगों को तो मत इन्वॉल्व करिए ना। मुझे तो नमाज नहीं पढ़नी भाई, मुझे क्यों जबरदस्ती मेरे को छुट्टी दे रही है? मेरे को नहीं चाहिए छुट्टी। तो सदन ने अगर निर्णय लिया है और सदन के सहमति से निर्णय लिया है, सदन के चीफ ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो मुझे लगता है इसको सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। भैया प्रेम कुमार जी बता दीजिए, मैं दानिश जी के पास जाऊं उससे पहले बता दीजिए ना भाई, कौन सी सरकार है, कहां पर ऐसा रूल है? अगर किसी के लिए नहीं है, किसी और धर्म के लिए इस तरह की छूट है क्या विधानसभा में? और दूसरा एक और बात मैं कहना चाहता हूं, प्रेम जी ये भी बताइए कि आखिरकार विरोध का रीजन क्या है? विरोध का रीजन क्या? वो बोल रहे, अच्छा कोई ऐसा बता दीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम जी, मुझे बताइए कहीं किसी तरह की ऐसी छूट है? देखिए, पहली बात यह है कि ये रूल आज का बना नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे रूल लाने में या हटाने में मुसलमान शामिल नहीं है ना, लेकिन वो इन्वॉल्व है चूंकि वो सब्जेक्ट है इस विषय। शामिल है ना जी, वो तो डिसीजन में शामिल है ना सर, वो तो सदन का डिसीजन है सर, आपको मेरा तो डिसीजन है। इसको क्लियर कर लें, सदन का डिसीजन है, इसमें कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, रूल्स कमेटी का डिसीजन। इसको विधानसभा का पारित प्रस्ताव मत बोलिए, इससे कंफ्यूजन होता है। अरे भाई विधानसभा नहीं कहा है ये, रूल्स कमेटी का मतलब विधानसभा की कमेटी है ना। वो बीजेपी के नेता सिद्धार्थ जी कह रहे थे स्पीकर का डिसीजन, स्पीकर का भी डिसीजन नहीं है, तो ये रूल्स कमेटी का डिसीजन है। अरे है तो रूल्स कमेटी किसकी है सर? वो नहीं, रूल्स क्लियर वही बोलना चाहिए ना, सदन की है ना, ये सदन ने कोई प्रस्ताव थोड़ा सदन की है ना, जो है वही सदन की है। तो आप पॉइंट पर आई ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कह रहे थे एक बात कि ये मुसलमान ना तो रूल लेकर आए थे ना रूल हटा रहे, लेकिन वो सब हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी, पढ़ने दिया मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, बताइए इजाजत देंगे? वो कह रहे 2 घंटे हनुमान चालीसा 2 घंटे हमारे को सुंदरकांड का पाठ करना नहीं। क्यों आप अभी चाहने की बात कर रहे थे ना कि मुसलमान नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर, अभी आप चाहने की बात तो कर रहे थे, मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। मुझे बताइए वहां पर हिंदू बैठे हुए हैं, सुंदरकांड का पाठ करना हमारी संस्कृति का भाग है, मंगलवार को पाठ करने का नियम है। भाई साहब आप इजाजत दिलवा दीजिए, दिलवाई इजाजत, मुझे बताइए। नहीं आप मांग कीजिए ना, सरकार से मांग कीजिए। भाई हम कह रहे हैं, हम तो मांग देश अगर सहमत होगा उस बात पर, एक तरफ बोल रहे हैं कि मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, सहमत होगा उस बात पर। उन्होंने ये नहीं कहा, वो आपने कहा मांग कर दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, जिसको जो चाहिए वो मांग करे सरकार से। लेकिन अगर एक समानता की बात हो रही है तो किसी धर्म को ऐसी विधानसभा में ऐसी छूट नहीं है, तो उस छूट को हटाना मुसलमान विरोधी कैसे है? नहीं धर्म मत बोलिए, उसको मजहब बोलिए। नहीं मजहब को छूट है, धर्म तो एक ही है। हम पहले से कह रहे हैं तो नहीं हो सकते। 77 साल से जो व्यवस्था चल रही थी, अरे चल रहा था, गलत चल रहा था ना भाई, मुझे बताओ ना, गलत चल रहा नहीं चल रहा? सही कैसे? सही है, अरे सही गलत चल रहा था ना, गलत चल रहा था। मुझे बताइए हमारे भारत के अंदर मुझे बताइए विवाह की कैसे चल रहा है? क्यों हिंदू लोग लाए? अरे बताइए करोड़ों साल से परंपरा चल रही थी भारत संस्कृति के अंदर, हिंदू विवाह पद्धति चल रही थी। बताइए क्यों लाए नेहरू हिंदू मैरिज क्यों लेके आए? नहीं लाते हिंदू मैरिज, शर्मा के शासन में क्यों लेके आए? क्यों लेके आए हिंदू मैरिज? लेके आए ना, परंपरा गलत चल रही थी। आचार्य जी आपने जो बात पूछी, मुझे लगता है उसी सवाल को लेकर एक बार मैं जा रही हूं दानिश कुरैशी साहब के पास। दानिश साहब, आचार्य विक्रमादित्य यह कह रहे हैं कि अगर मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है विधानसभा में तो मुझे 2 घंटे की छूट क्यों नहीं है? क्या मेरी हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी नहीं है मेरे लिए? सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता, अभी मैं बोलूंगा ना तो फिर ये सब उछलने लगेंगे। आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री आप मेंढक आप बने बैठे, हमको बंदूक नहीं है। उछलने की बात आपको लगती है, मिर्ची आपको लग जाती है। अच्छा ठीक है, उछलने वाले नहीं है, मेंढक आप हैं। नहीं मेंढक खूब बंदूक, दोनों तरफ से कह रही हूँ, इस तरह की भाषा नहीं। देते वक्त समझो, वी नीड टू मेंटेन अ ग्रेस। फिर आपको उछालना पड़ेगा। आचार्य जी 1 मिनट, दानिश जी को आप दोनों से कह, आप जो आपकी सरकार ने, असम ने जो फैसला लिया उससे ये माहौल महाभारत में तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों, आप ये क्या कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल देश में नहीं होगा इस फैसले से? सुचरिता जी क्यों होगा ऐसा माहौल देश में?
क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे, तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टीकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं तो महाभारत होगी, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं होगा। इस देश में अगर संविधान है, अगर इस देश के कुछ मूल्य हैं, तो ये उसी आधार पे चलेगा। ये रूढ़िवादी एक प्रथा थी, ये देश के लोगों के हित में नहीं था और उसको हमारी सरकार ने हटाया है। अब इसके खिलाफ कुछ लोग अगर खड़े होंगे तो फिर वो गलत तरफ खड़े हैं। अब वो तेज आवाज में बोले, वो ज्यादा हल्ला करें, वो रोना पिटना चाहें, जो वो चाहें, गलत उससे सही नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रोने लग जाएंगे तो अब ये गलत सही हो गया, वो गलत है। अगर कोई विधानसभा का प्राथमिक काम प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले लेने का है, अगर वहां पर जनता की भलाई के लिए कानून बनाए जाने हैं तो उसमें 2 घंटे की बाधा नहीं होगी, किसी तुष्टीकरण के आधार पे नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेज करके गए थे तो बहुत अच्छा था, हम उसको मानते रहे, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस भी करती रही। तो माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी इस आधार पर नहीं चलती। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और वही फैसला लिया है। जिसको दुखी होना है वो हो सकता है। आपने ये बोला संविधान के तहत ये फैसला लिया है। दानिश साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट। नहीं देखिए, पहले सब्जेक्ट और सुचरिता जी, नहीं विनोद जी, देखिए भाषा तो आपकी भी खराब है। मैं आपको भी माफी मांगूंगा। माफी मांगूंगा। पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के मैं इस पर नहीं, पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। सुनिए, स्टूडियो के अंदर मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया इसने। ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, गलत बात है बिल्कुल। जब ये उसकी कह रहे हैं, अच्छा एक फिर फालतू शुरू करेंगे तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। सुचारिता तो सत्य नहीं होते, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। तथ्य पाया ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। अरे मैं कोई फिर कोई नहीं बोल पाएगा। मैं सुन लूं जरा उनकी बात। फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। दानिश जी माफी मांगिए। मैंने फिर कोई नहीं बोल पाएगा। माफी मांगिए। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। माफी मांगिए। विनोद जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन दानिश साहब को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आचार्य जी के बारे में इस तरह की भाषा बोली। सीधा बोल रहे हैं वो। मुझे इससे आगे बढ़ना है, डिबेट करना। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोले, हमें बोलिए, सॉरी बोलिए पहले। देखिए मैं तो आपको, अरे पहले सॉरी बोलिए। ये जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा रिपब्लिक में। अपनी बात जो शुरू की, रिपब्लिक भारत में जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा। कि ये जो पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, करेंगे तो सुचारिता नहीं चलेगा। ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे माफी मांग तू। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड सर, गलत बात है। ये तू तड़ाक नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज ओनली फेयर अगर वो ये कह रहे हैं, वरना मुझे डिबेट को आगे तो बढ़ाना है। मैं इस तरह से डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। वो सीधे कह रहे हैं, उन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो बोल रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दानिश साहब को भी माफी मांगनी है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इन्होंने नहीं बोला। नहीं, मैंने गलत शब्द, मैंने किसी को बोला ही नहीं है, तो मैं क्यों? अरे आचार्य जी को आपने, मैंने किसी को बोला नहीं। चलती ट्रेन में तो वो आचार्य जी को, मैंने तो किसी को नहीं बोला। आचार्य जी का चरण में पड़ते हैं भाई, नहीं बोला। मैंने पैर छूने चाहिए, पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। और इन जनरल उनको कोई अपमान नहीं किया जाता। ये आपकी संस्कृति हो सकती है। ये जिहादी। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड, सुचारिता एक सेकंड, सुचारिता ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आप दोनों डिसाइड कर लीजिए फिर कैसे होगा। इस तरह से तो डिबेट नहीं होगी जिस तरह से आप लोग डिक्टेट करना चाह रहे हैं। मैं बस बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए। आचार्य जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। नहीं, आपने हाथ जोड़ लिया, आपने कहा चलिए भाई हाथ जोड़ लिए तो फिर हाथ जोड़ लिए तो फिर जाइए। फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जहां पे बड़ा व्हाट इज फेयर इज फेयर। अगर वो अपनी भाषा के लिए माफी मांग रहे हैं तो आपको भी अपनी भाषा के लिए मांगना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, आपने मैंने क्लियर बोला। भाषा की गरिमा को तो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो विनोद जी आपने भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूं। मैं डिबेट में आगे बढ़ना चाह रही हूं। तो मैं नहीं रोक सकता। आप मेरे सामने मेरी गऊ की हत्या करो और कहो नहीं कानून का पालन करो, मैं नहीं कर सकता भैया। आगे बढ़ूं, मैं उसी लेवल पर रहूंगा। ठीक है विनोद जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में। अगर अनवर पाशा जी हमारे साथ जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि एक अलग डिबेट है। एक अलग इधर-उधर बातें भाग जाते हैं। ठीक है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे मुमताज जी। जिस तरह से एक कानून सिर्फ एक धर्म के लिए चल रहा था कि भाई विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक है, बाकी किसी के लिए नहीं है वो, तो उसको अगर हटाया गया है, बहुत सा अटैक अब हिमंता बिस्वा शर्मा पर हो रहा है कि ये तो मुस्लिम विरोधी ही है। क्यों? देखिए ऐसा है कि नियत किसकी क्या है पता चल जाता है। माँ बाप जो है अगर बच्चे को मारते हैं प्यार से
तो वो पता चलता है कि प्यार से मार रहे हैं, लेकिन अगर गुस्से में मारते हैं तो वो भी पता चल जाता है। हेमंत की अगर वाकई नीयत सही है तो इतने जो फैसले और उनके जो बयानात हैं उनको देख लीजिए, इससे ये लगता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों से चीज़ें चली आ रही हैं, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, और फिर जुमा जो है वो एक रुक जाइए सर, एक मैं आपने नुकसान आप तो इतनी देर अच्छा विनोद जी लेट हिम स्पीक। नहीं अच्छा ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने रिपब्लिक का मंच है ना, नहीं तो आप उसके बाद सही करिएगा विनोद जी, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए, ऐसे तो फिर यहाँ पर हम मैं कह रहा हूँ पब्लिक का मंच है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि जुमा की नमाज देखिए उसका एक वक्त तय है, किसी और मजहब में इस तरीके का अगर वक्त तय है तो वो भी डिमांड करें। नहीं तो फिर और राज्यों में भी तो होती है जुम्मे की नमाज, सिर्फ असम में थोड़ी हो रही है। आपके तो नमाज 5 होती है सर, 5 के जुम्मे का। देखिए हमारा देश जो है वो महान है और हर सूबे की अलग अलग जो है वो तहजीब है, हर सूबे का अलग अलग तरीका। मिसाल के तौर पर आप गौ जो गाय के मामले में आप देखिए बैन कहाँ है, यहाँ है, लेकिन यही बीजेपी के लोग जो हैं जब गोवा में जाते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं, मैं खुल कर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए। नहीं, और मैं इतने दिनों से कह रहा हूं ये जो केंद्र सरकार है वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। मैं बता रहा हूं ऑपरेशन हो रहा हो, अगर मुसलमान डॉक्टर होगा क्या छोड़ के ऑपरेशन छोड़कर नमाज पढ़ने जाएगा? नहीं बताइए, मुझे बताइए। विधानसभा के विधानसभा के लिए था, डॉक्टरों के लिए नहीं था। कर देंगे मुझे बताइए, इस्लाम की बात छोड़ो ना, आदमी मर रहा है भाई, आदमी मर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो देना है उसको, वहां क्या मुझे बताओगे, नमाज के लिए जाओगे पहले, वाजिब नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, विधानसभा में कोई मर रहा था, कितने लोग मर गए 75 साल में अपने चैम्बर के अंदर मर गए, बताइए। ठीक है, उनका नमाज उनकी एक सेकंड, मैंने मुमताज जी ये जिद है, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं उनका वो चैलेंज सुनिए, एक मिनट बताइए, उनका एक चैलेंज है मुमताज जी, उन्होंने एक चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोग जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी उस पर बयान दिया है और पार्टी के भी नेता बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन वाले राज्यों में इसके लिए इसी तरह से रूल हो जाए तो मैं भी कर दूंगा। आप लोग असम पर तो बोलते हैं, आप असम में रहते नहीं है, लेकिन आप असम में चाहते हैं कि वो कानून चले जो आपके राज्यों में है नहीं। बात मैडम कानून की नहीं है, बात नियत की है, बात एजेंडा तय करना जिस तरीके से एक के बाद एक वो ठीक था, और उसका मैं पूछ रही हूं, मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, इनको ठीक कर रहे हैं और धीरे धीरे यूसीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो पोलराइजेशन, एक मिनट, ये जो पोलराइजेशन एकीकरण की राजनीति बीजेपी ने शुरू की है, अब आया और हेमंत योगी जी ने चली, और मैं तो कह रहा हूँ ये मोदी जी के खिलाफ साजिश है, मोदी जी के खिलाफ साजिश है। कहानी है भाई, 240 पे आए हैं, उनको 140 पर लाने की तैयारी है। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी को 140 पर लाने की तैयारी है। ये मुसलमानों के लिए ले रहे हैं, एक के बाद एक आप फैसले सिर्फ मुसलमानों के लिए ले रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो उन्होंने कहा काजी के ऊपर फैसला लिया, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट पे ऊपर फैसला लिया, ये सारे फैसले नहीं, अरे तो और ले लीजिए ना, महिलाओं का उद्धार कर दिया उन्होंने। मैं आपसे अग्री करती हूँ, लेकिन 2 महीने में 23 लड़कियों की किस्मत दरी हुई आसाम में, और जाके देख लीजिए औरतों के साथ कितना ज्यादा वहाँ पे जुल्म हो रहा है। वो जिहादी कर रहे हैं, कोई जिहादी अंदर कर रहे हैं, जिहादी बुर्दे कर रहे हैं, काजी कर रहे हैं। हलाला कौन करता है? हम जिहादियों हलाला कौन करता है? हलाला कौन करता है? क्या बोल रही है? हलाला क्या होगा? एक सेकंड ना भाई, एक मिनट रुक जाइए विनोद जी, एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात करेंगे। आचार्य जी प्लीज मेंटेन मैं एक चीज नहीं, एक सेकंड बोलो नहीं, हलाला जिहादीपन होता है क्या? हलाला क्या होता है? नहीं क्या होता है बताइए, जान गए हलाला बताओ ना यार, हलाला हम क्या पॉलिटिकल बहस पर रह सकते हैं विनोद जी? लेट्स नॉट मेक दिस थिंग। देखिए इसको नफरत का प्लेटफॉर्म मत बनाइए विनोद जी प्लीज, इसको नफरत का प्लेटफॉर्म नहीं, मैं इसे महाभारत को नफरत का प्लेटफॉर्म नहीं बना रही हूँ। एक मिनट, कलमा पढ़ लोगे, मैं नफरत का कलमा पढ़ाओगे, सिद्धार्थ जी के पास जा, कलमा पढ़ाओगे, सिद्धार्थ जी को लीजिए, अच्छा हमें कलमा पढ़ाओगे, अच्छी चीज को लोग कबूल करते हैं। वाह, ये मौका भी आ गया। क्यों मौका नहीं आ जाएगा? क्यों मौका नहीं आ जाएगा? हमारी जिम्मेदारी है, कह दिया आपने पढ़ लिया, हमारी जिम्मेदारी मुझे देने की हमारी सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ।
सिद्धार्थ जी, ये देख लीजिए, जो एक पॉलिटिकल चैलेंज, मैं तो इसको पॉलिटिकल चैलेंज के रूप में देख रही थी, आप स्टूडियो में देख रहे हैं कितनी एक गर्मा गर्म बहस हो गई है इस पर। अनवर पाशा जी भी आ गए। अनवर पाशा जी, आपके नेता पर तो एक और ही आरोप लग रहा है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा को अटैक करने के लिए एक नस्ल भेदी टिप्पणी तक कर गए हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। अब वो सिद्धार्थ जी ने बोला भी, उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिए तेजस्वी यादव के ट्वीट की, जो उन्होंने थोड़ी देर जो उन्होंने किया। तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो चाइनीज वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ है, ये बोल दिया उन्होंने। अब चाइनीज वर्जन, ये देखिए, योगी का चाइनीज वर्जन है। अब इसका मतलब क्या है, बीजेपी कह रही है, सिद्धार्थ यादव जी यहां बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये नस्ल भेदी टिप्पणी है, क्योंकि आप सीधे सीधे आप हिमंता बिस्वा शर्मा को चाइनीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पूर्वोत्तर से आते हैं। जरा अनवर जी इस पर जवाब दे दीजिए पहले, क्या मतलब था ये चाइनीज वर्जन का? ऐसा है कि इस पर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तेजस्वी जी ने जो कहा है उसमें ऐसा क्या कह दिया जिस पर बीजेपी इतनी भड़की हुई है? भाई, चाइना तो इनका बड़ा करीबी दोस्त है। चाइना के प्रेसिडेंट को बुला करके झूला झुलाते हैं हमारे मोदी जी गुजरात में। चाइना की आर्मी आकर के हमारे देश पर कब्जा करके बैठी हुई है लद्दाख में, उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। तो चाइना तो बड़ा दोस्त है इस वक्त ना, भाजपा का बहुत बड़ा दोस्त है, मोदी जी का बहुत बड़ा दोस्त है चाइना। और चाइना का रेफरेंस अगर दे दिया तेजस्वी जी ने, तो कौन सी ऐसी आफत टूट पड़ी है, कौन सी ऐसी भड़कने वाली बात है? जाहिर है कि जो काम कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हैं, वो जाहिर है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन, कम्युनल हेट्रेड, ये सब चीजें फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त एक कंपटीशन है योगी जी में और हेमंत बिस्वा शर्मा जी में, और ये लोग उस कंपटीशन में कि कौन मेडल लेगा, एंटी मुस्लिम जो जेस्चर है, जो रेटरिक है, जो एक्शन है, वो लेकर वो उस तरह का काम करके कौन मेडल हासिल करेगा एंटी मुस्लिम और मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाने का, ये कंपटीशन चल रहा है। और इसी कंपटीशन के कारण जाहिर है कि वो इस तरह के इश्यूज को रेज कर रहे हैं। तकरीबन 100 साल पुराना ये जो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी, 100 साल पुरानी ट्रेडिशन, क्या इससे कौन सा नुकसान पहुंच रहा था देश को? बात करते हैं हमारे ये चीफ मिनिस्टर जो है आसाम के, उन्होंने ये कहा कि इससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, असेंबली की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अरे भाई, आप 1 घंटे का, एक तो 2 घंटा है नहीं, वो 1 घंटा है, 12 से 1, 1 से 2 तो ऐसे ही लंच ब्रेक होता है। तो 1 घंटे का अगर ब्रेक होता था तो उससे कौन सा ऐसा पहाड़ टूट रहा था, आसमान टूट रहा था? और उस प्रोडक्टिविटी में पहले तो चाह रही हूँ अनवर जी, आपने अपने नेता के बयान को पहले तो 1 घंटे में उस पर जवाब नहीं दिया। 1 घंटे में प्रोडक्टिविटी अनवर जी, ये चाइनीज वर्जन क्या होता है उस पर नहीं बोल रहे हैं आप ये बताने के लिए बैठ गए हैं कि आप कैसे वो सही था नमाज ब्रेक और उसे नहीं हटाना चाहिए था। अनवर जी, चाइनीज वर्जन की प्रोडक्टिविटी में खत्म हो जाएगा। अनवर जी, नेता के बयान पर बोलिए प्लीज, तेजस्वी यादव के बयान पर बोलिए प्लीज। प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहती थी क्योंकि यू वर गिविंग योर वर्जन, लेकिन ये बताइए जरा कि क्यों वो इस तरह का बयान लिखते हैं, आप पर नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप लग रहा है आपके नेता पर। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, रिलीजन के खिलाफ, नस्ल के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, जो है इस जेंडर को इशू बना करके जेंडर के नफरत पैदा करने की कोशिशें होती रही हैं। और जाहिर है कि ये सब काम भाजपा करती रही है। तो उनका मतलब क्या था? हमारे लीडर श्री तेजस्वी यादव जी ने जो कुछ कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो दोस्ती है चाइना के साथ, उस रेफरेंस में कहा है। भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती है वहाँ शी जिनपिंग के पास साथ अनवर पाशा जी, दोस्ती के संदर्भ में कहा है। मतलब है ये जो है, ये इसका क्या मतलब है? कुछ तो तर्क के साथ बोलेंगे ना। चाइनीज वर्जन है, ये चाइनीज वर्जन है, चाइना की दोस्ती है, तो हमने चाइनीज वर्जन कह दिया। भाषा बोल रहे हैं, चाइना वर्जन है वो यही कह रहे थे, वो तो उनकी दोस्ती का रेफरेंस दे रहे थे। नॉन वेलेबल ऑफेंस है भाई साहब, ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। 2015 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस प्रकार के शब्द का उपयोग करना, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा देता हूँ आपको, 2015 के अंदर इस वर्ड को यूज करना रेडी। आप मुझे बताइए, रंगभेदी नीति के अंतर्गत आता है, और मैं कह रहा हूँ केस होना चाहिए इनके खिलाफ, FIR दर्ज होनी चाहिए इनके खिलाफ। कोई और नहीं कराएगा, हम करा देंगे, हम कराएंगे इनके खिलाफ FIR दर्ज। जिस प्रकार के रंगभेदी वर्ड आप यूज करते हैं नॉर्थ ईस्ट के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आप नहीं, आजादी तो है देश के अंदर, मुझे बताइए इस प्रकार के उपयोग करना नहीं, गलत कर रहे हैं आप। पुलिस आपकी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं।
आपको हमारी सरकार तो इस देश की है भाई, जनता की सरकार है। आप लोगों की तरह हुकूमत नहीं है आपकी अपनी कि जो मर्जी जिसको जब मर्जी टांग दो, जब मर्जी कर दो, जब मर्जी किसी का पैसा खा लो, जब मर्जी चारा खा लो। अच्छा ठीक है एक माइनॉरिटीज के घरों पर बुलडोजर चलाना अकारण ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन में ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, बनाएंगे नक्शा माइनॉरिटीज के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, सवाल इस वक्त आपकी पार्टी की तरफ से इल्लीगल मकान बना रखे हैं। आचार्य जी और मुमताज जी एक सेकंड रुक जाइए, कुछ सवाल स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं उन पर जरा एक बार फोकस करना चाह रही हूँ। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि क्या ये सवालों को रखिए जरा स्क्रीन पर। सवाल बिल्कुल क्लियर है कि असम में हिमंत बिस्व शर्मा के जो ये फैसला आया, इसको लेकर ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पहले काजी वाला फैसला आया, उसके बाद ये नमाज वाला फैसला आया। तो क्या ये मुस्लिम विरोधी हैं? सवाल लोग पूछ रहे हैं। क्या हिमंता पर सवाल उठाए जा रहे हैं? हिमंता का सेक्युलर फैसला है भाई, सबके लिए एक समान है, तो फिर क्यों बवाल है? ये भी सवाल है। लेकिन क्या किसी और धर्म के लिए ऐसी छूट है? मुमताज जी, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा था, नमाज वक्फ और यूसीसी पर बार बार डराने की कोशिश क्यों हो रही है? एक मिनट मुमताज जी, क्या ये मुस्लिम वोटर के लिए है? क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा जो कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो या हिमंता बिस्व शर्मा हो, ये विपक्ष के सबसे बड़ा डर है, क्योंकि ये हिंदुत्व के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आपसे पूछ रही हूँ प्रेम जी। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा चूंकि लगातार एक किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी नीयत पर भी सवाल उठता है और वो एक प्रतीक से बन गए हैं हेट्रेट फैलाने वाले वक्तव्यों के लिए। फिर आप विनोद जी, आप बीच में बहुत बोलते हैं। नहीं, एक बार वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद सवाल। तो वो एक बात है, लेकिन जहां तक नियम हटाने और लाने की बात है, तो था तब भी पालन कर रहे थे मुसलमान, और नहीं रहेगा तब भी पालन करेंगे मुसलमान। बाकी स्टेट्स में कर ही रहे हैं ना, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि कल तक हेमंत बिस्वा शर्मा के राज में ये अच्छी व्यवस्था थी, यही ब्रेक वाली सिस्टम, और अचानक वो खराब व्यवस्था कैसे? तो अच्छी व्यवस्था किसके लिए थी? मान रहे थे पूरे 77 साल से चल रही है। कोई प्रथा अगर चल रही है, सती प्रथा भी बहुत सालों तक चली, तो क्या वो अच्छी प्रथा थी? सती प्रथा ऑफिशियल थी? नहीं, मुझे बताइए ना, कोई भी प्रथा सालों तक चलती है, ये ऑफिशियल व्यवस्था है। और कब शुरू हुई? क्या आजादी के बाद सरकार ने इस प्रथा को बनाया? नहीं बनाया ना, आज तक नहीं बनाया सर। पॉइंट तो लीजिए, 77 साल से जो व्यवस्था चल रही है कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में, सबके राज में, तो उसको अचानक से वो खराब हो गई, इसका लॉजिक तो देना पड़ेगा। ठीक है, अचानक से खराब हो गई। विनोद जी अब आप बोलिए, वो कह रहे हैं अचानक से खराब हो गई, आपको अचानक से सब कुछ लगने लगा कि ये हम बदलाव कर देंगे, क्या ये आप लोग कदम यूसीसी की तरफ बढ़ा रहे हैं? ये सवाल पूछो। बिल्कुल, देखो सुचरिता, बड़ा गंभीर मुद्दा है और गंभीरता से बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी एक पत्रकार हैं और मुझे इस बात को गंभीरता से समझेंगे। देखिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जिन्होंने कहा कि एक तो जो मदरसे वाली बात करी, दूसरी बात हुई मान लो इसके बारे में जो कानून बना कल, मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और तीसरा ये वाला किस्सा। इस किस्से में मुझे कोई एक लॉजिक बता दे, सिवाय इसकी इधर उधर की बातें करने के, पुराना था, नया था, कि वहाँ था कि यहाँ नहीं था। मुझे सिर्फ एक बात बता दे, यूसीसी के अंदर, मदरसों के अंदर, या जो कानून के अंदर, या तीसरा ये डिसीजन के अंदर, क्या कोई भी पुट इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या किसी एक रिलीजन को टारगेट करके बनाया गया? क्या क्यों? क्या किसी का मदरसे, क्या ये जो ब्रेक रोकने से किसी का नमाज पढ़ने का अधिकार रुक रहा है? क्या एक बात नहीं। और जो कल जो कानून बना, वो जो मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, मैं कहता हूँ उससे तो एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए उन्होंने। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो असम की जो बेटियां हैं वो आज़ाद हो गई, मुक्त हो गई। आप मुझे देखिए, बाल विवाह रुक गया वहाँ से, बहु विवाह रुक गया वहाँ पर, और जो कई सारी जो प्रथाएं थी, छोटी छोटी बच्चियाँ, आप मासूम बच्चियों को माँ बना करके आप क्या करना चाहते हो भाई? वो बेटियों का भविष्य अंधकार में था, वो ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ, अब ये जो मान लो ये जो ब्रेक रुका है, तो आखिरकार आप ये तो मानो हुए ना कि महीने के कम से कम नहीं तो 8-10 घंटे जो है ना, वो सदन के बच्चे आप नमाज पढ़िए ना, कौन मना करा है? अगर प्रेम जी नमाज पढ़ना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता, कि मुझे नहीं पता कि ये कर पाएंगे इस काम को, ना करना चाहिए इनको, लेकिन अगर प्रेम जी की इच्छा है तो जाएंगे ना, कौन मना कर रहा है इसको? लेकिन एक बात, इसका विरोध करना सिर्फ इसलिए कि पहली प्रथा थी, पुरानी प्रथा थी, अब क्या हो गया,
हाँ। जो गलत है गलत है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अब, हाँ ठीक है जल्दी जो एमएलए हैं जो वहाँ विधानसभा में हैं, अगर उस समय कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहा होगा, हो सकता है कि वो वहाँ उस समय मौजूद ना रह सके। ऐसा बहुत बार हुआ है जी, बहुत बार हुआ हो सकता है सर, बहुत बार ऐसा भी हुआ है जो सदन से लॉजिक नहीं होता। ये सेट करना पड़ेगा कि राष्ट्र बड़ा है या मजहब बड़ा है। पहले ये बताइए ना कि राष्ट्र बड़ा है या मजहब बड़ा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट, मैंने वही एग्जांपल दिया था, राष्ट्र बड़ा है, 100% राष्ट्र बड़ा है, खाली पड़ा रहता है, कोई बैठता नहीं है उसमें। बात कर रहे हैं, बैठा लिए, मुझे बताइए कंपलसरी कराइए, हो रहा है, कंपलसरी कराइए, क्योंकि अभी मदरसों की बात कर रहे थे, मदरसों में क्या हो रहा है, आज पकड़ा गया है, नोट छप रहे हैं, नोट छप रहे हैं, नोट मदरसों के ऊपर लगाओगे तो ऐसे ही होगा, कहीं AK-47, कहीं बम, कहीं आज नोट छापने के पीछे बैठते हैं। आप लोग के नाक के नीचे क्या हो रहा है, आप लोग के नाक के नीचे क्या हो रहा है, और यही चाहते हैं कि ये तो मुमताज जी अब ये इसका क्या मतलब है, कोई बैठ नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैठ नहीं रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि सरकारें काम नहीं कर रही है। बताइए वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लाम के मानने वाले क्या असम नहीं है क्या? एक सेकंड विनोद जी, मैं बात कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ सवाल। आपने बोला सदन में कोई बैठता नहीं है, मैं कह रहा हूँ काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं, हाँ कई बार नहीं होता है, बार तो इसलिए छुट्टी दे रहे हैं। नहीं छुट्टी नहीं दी जाती, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये लॉजिक है कि सदन में कोई बैठता नहीं, तो फिर तो आप सीधे सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो काम नहीं करती हैं, और फिर तो सारी सरकारें करते हैं हर विधानसभा में। जूता चप्पल चलता है, सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? आप भी फेंकोगे इसका मतलब? लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, जूता चप्पल चलता है आप भी फेंकोगे? व्हिप जारी होती है तो उसके बाद सारे लोग होते हैं, ठीक है, उसमें न जुमा न शनीचर सब लोग होते हैं जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा कभी भी जारी हो, एक मिनट अरे विनोद जी एक सेकंड रुकिए ना, उन्हें बोलने तो दीजिए, कंप्लीट करिए फिर क्वेश्चन करिए, कंप्लीट फिर क्वेश्चन, हर कोई अपनी बात कंप्लीट करे, क्वेश्चन बोलिए आप भी मतलब क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि आप सदन के मेंबर है ना उसके, कि मैं कह रहा हूँ मैं जर्नलिस्ट हूँ, अरे सवाल उठाने फिर उसके बाद आप सवाल उठा लीजिए। विनोद जी प्लीज, ये डिरेल हो रही है ऐसे डिबेट। हाँ बोलिए, आप बात बोलिए मुमताज जी, बात बोलिए। हाँ कि जब विहिप जारी होता है तब अटेंडेंस पूरी होती है, वरना या तो सरकार फिर ये करे कि कहे कि पूरे लोग हर वक्त ऐवान में मौजूद रहेंगे, सदन में मौजूद रहेंगे, कोई जो है बाहर नहीं जाएगा। अगर 12 बजे से शुरू होती है जब तक चलेगी वरना मैंने ये तो सही बात नहीं है। नहीं इसका क्या मतलब है? मतलब आप ये कह रहे हैं जो टाइम की बात कर रहे हैं, आपका मतलब ये है कि वो काम नहीं हो रहा है इसलिए छुट्टी 2 घंटे 2 या 4 घंटे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं रिपोर्ट देखता हूँ, अरे सर कैसी बात है, ये तो आप अलग ही लेवल पर ले गए। एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, मैं सिद्धार्थ जी के बाद सिद्धार्थ जी ये अलग ही लेवल पर उस डिबेट को ले गए। वो कह रहे हैं सदन में काम ही नहीं होता है, तो इसलिए 2 घंटे हो क्या हो, ये देश का बंटा एक मिनट विनोद जी, सिद्धार्थ जी देश तो बड़ी तरक्की कर गया। भाई साहब सिद्धार्थ जी को ऑडियो लीजिए। कर्ज हो गया जहाँ 65 करोड़ था 2014 में 65 लाख कर्ज था, 170। सिद्धार्थ जी का ऑडियो दीजिए मुझे स्क्रीन पर। क्या देश पहुंच गए हमारा, क्या बात कर रहे हो? करोड़ में कितने आंकड़े? हाँ बोलिए आंकड़े गिनाओगे, बताओ ना। सुचरिता जी दिमाग मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुचरिता जी आप इनसे पूछ लीजिए कि अगर फिर काम नहीं होता तो देश की जितनी विधानसभाएं हैं, देश की संसद है, देश की राज्यसभा, लोकसभा, सबको बंद कर दीजिए, पूरे दिन जाइए, नमाज पढ़िए, यही काम करिए। मतलब देश में जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो देश की वैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जहां पे कानून बनने हैं, वहां पर आप ऐसी टिप्पणी कर दीजिए, ये तो कमाल बात हुआ। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात सुचरिता जी अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनने कहा कि चाइना से दोस्ती है, चाइना से है इसलिए ऐसा कहा गया। मैं तो एक बात कहता हूं, चाइनीज एजेंडा पे इस देश में कौन चल रहा है ये हम सब जानते हैं, किसका है चाइनीज एजेंडा। और ये पूरा विपक्ष जो चाइनीज एजेंडा पे चलता है, उसी के तहत ये भारत के लोगों को, दक्षिण के लोगों को काला बता करके अफ्रीकन बताता है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बताता है। अरे भारतीयों से प्यार नहीं है क्या? ये घृणा, ये नफरत मन में इतनी भर गई कि देश के हिस्सों के हिसाब से बांटोगे, कहीं किसी को यूरोपियन बताओगे, कहीं अफ्रीकन बताओगे, रंग पर भेद किया, क्षेत्र पर भेद किया, जाति पर भेद किया, धर्म पर भेद किया, बांट दीजिए इस देश को। ये आप लोग की जो मानसिकता है, इससे कब आप बाहर निकलेंगे? तीसरी बात, अभी प्रेम जी कह रहे थे कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी के बयान रहते हैं उससे उनकी नीयत दिख जाती है। कौन से बयानों से नीयत देखते हैं आप? उनने तो कहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में भी लैपटॉप होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि बच्चा किसी धर्म का भी हो, वो क्यों नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनने की हिम्मत देख सकता? वो कह रहे हैं
कि देश जो मेरी प्रदेश की बेटियां हैं, सैलरी तक नहीं मिल रही लोगों को, की इज्जत रखना, उसकी हिफाजत करना ये मेरा काम है, वो ये कहते हैं, पर आपको वो बात नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रगति की बात आप लोग नहीं देख सकते। आप लोग देखेंगे मात्र बंटवारे की बात, आप लोग देखेंगे घृणा की बात, आप लोग देखेंगे नफरत की बात। मैं मानता हूं सुचरिता जी, अब देश आगे बढ़ चुका है और इस बढ़ते हुए दौर में हम ऐसी रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी फैसले और ये रूढ़िवादी पार्टियां, इनको पीछे छोड़ना चाहिए। इनकी तो मजबूरी है, ये तो वोट बटोरने के लिए कुछ भी कहेंगे, पर हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। नहीं, एक मिनट, आप बोल रहे हैं क्या सुन ले? आप यहाँ खड़े होकर ये तक बोल रहे हैं कि सदन में काम नहीं होता है, वो भी सब सुन ही रहे हैं ना, वो ये सब सुन रहे हैं ना, तो उनकी भी बात आप सुनेंगे ना। आप ये कह रहे हैं कि सदन में काम नहीं होता है तो 2 घंटे क्या 4 घंटे रहती है, दे दीजिए। लोकसभा विधानसभा खाली रहती है। अच्छा, लोग जो है बाहर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? करा दीजिए। मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ पाबंद करा दीजिए उनको। मतलब क्या है कि 4 घंटे ब्रेक दे दें, कि अगर 10 बजे से या 10 घंटे ब्रेक दे दें, वहाँ पे छुट्टियां ही कर दे होगी, तो जब तक चलेगी तब तक सारे लोग बैठे रहेंगे। क्या मानसिकता है? समझ में नहीं आता, मानसिक लाइए, ऐसा कानून बनाइए। कहते हैं पत्रकार हैं, आपके ओपिनियन मुझे समझ में नहीं आता ये पत्रकार कहाँ से आ गए? ये पत्रकार है, पत्रकार है। में बड़ा बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा घाटा लग गया, पूरा आसाम पीछे चला गया उसकी वजह से। एक सेकंड, असम पीछे चला गया है। अब ये नया, ये जो हमला वो कह रहे हैं कि तो असम पीछे चला गया। 1 घंटा चूंकि पाकिस्तान आगे चला गया लेता था, आपका पाकिस्तान आगे चल रहा है, आसाम आपका अफगानिस्तान अच्छा, नहीं, ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। असम वो कह रहे हैं, नहीं, उन्होंने एक और सवाल पूछा है, उन्होंने कहा, एक मिनट मुमताज जी, उन्होंने कहा असम क्या पीछे चला गया? असम वो कह रहे हैं कि अगर ये फैसला नहीं लेते तो क्या असम पीछे चला जाता, वो ये पूछ रहा है। नहीं, मैं कहता हूँ आगे तो जा ही रहा है, उसको नहीं रोक सकता कोई। हाँ। देखिए, जो बात उन्होंने कही है, मदरसों का जो आधुनिकीकरण है ना, ये कर रहे हैं, वो सामने दिख रहा है उसके। और दूसरे देखिए, ये जो जिहादी फोर्सेस है ना, रोजगार वही देखिए, अरे सुन लो ना, रोजगार कितना दे रहे हैं? ये तो रोजगार, अरे वो भाजपा प्रवक्ता आप जाके देखिए, अरे वो सारे काम सुनो, आप जाइए देखिए ना, आप तो पत्रकार है ना, आप समझो, आपके बारे में नहीं, ये नहीं, विनोद जी मेरे गेस्ट हैं, देखिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, मैं आपको फिर से बोलूं, पत्रकार होते कि मेरे नहीं, तो आप मेरे सारे मेहमान हैं, किसी भी मेहमान पर ना मैं उन्हें आप पे टिप्पणी करने देती हूँ, आप भी टिप्पणी नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं बोले। मैं कह रहा हूँ ये पत्रकार है ना जी, तो इनको पत्रकारों को पता होना चाहिए ना कि आखिरकार सदन की मर्यादा क्या होती है, सदन कैसे चलता है, सदन के घंटे क्या होते हैं, सदन में आवर्स कितने होने चाहिए। मैं कहता हूँ, अरे मैं 2 घंटे सदन के 2 घंटे खाने पर तोड़ रहे हो, करवाइए ना, सदन के 2 घंटे खाने पर तोड़ रहे हो, और आखिरकार क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ असम में है क्या, और कोई मुसलमान नहीं है? दिया जाता है, मुझे बताइए, जो एक बार करेगा मैं आचार्य जी के साथ वो बैठे रहेंगे। मैं आचार्य मुमताज जी प्लीज ब्रेक लगाइए। मैं आचार्य जी से शुरुआत कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग आपस में इतना झगड़ रहे हैं कि आम जनता क्या समझेगा कि क्या सही है क्या गलत, इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्लीज नो पर्सनल कमेंट्स, दिस इज द बॉटम लाइन। आप लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत इस तरह की जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा बहुत खराब है, तो टू द पॉइंट। तो विनोद जी उसके लिए आपको भी सुनना पड़ेगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये जो हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, ये सिर्फ असम की बात नहीं है, एक बड़ा सवाल उस पर यह है कि क्या ये यूसीसी की तरफ कदम है, क्या अगर जो हाँ सोच रहे हैं वो उसके लिए भी बताएं, जो ना सोच रहे हैं वो उसके लिए भी बताएं। आचार्य जी आपसे शुरुआत कर रही हूं, फिर प्रेम जी के पास। यूसीसी एक अलग कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए देश के अंदर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वास्तविक तौर पे हम बात करें, सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष, सीधा सीधा सेकुलर का हिंदी मतलब है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, किसी भी कारण से किसी भी धर्म के साथ कोई नहीं होगा। तो ये कैसे प्रायोरिटी हो रही है कि इस्लाम के लिए नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दे दी जाए, बाकी को नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म की बात ही नहीं की जाएगी, धर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्टेट विल नॉट, बीच में नहीं, मैं एक-एक करके सबके पास आऊं। और ये बात हमें समझना चाहिए, जब संविधान के अंदर सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया है तो ये बातें हटानी पड़ेंगी। ठीक है, प्रेम जी आपका ओपिनियन इस पर। देखिए, यूसीसी लाए ना, देश तैयार है इसके लिए, लेकिन चूंकि हमारा विविधता वाला देश है, इसलिए बहुत सारी डिफिकल्टीज भी है, उसमें धर्म भी देखना पड़ता है, जाति भी देखनी पड़ती है, ट्राइब्स भी, नॉन ट्राइब्स भी, इसलिए एक चैलेंज रहा है। अंबेडकर साहब कह के गए कि कंसेंसस
होना चाहिए, कंसेंसस ले आइए, यूसीसी आ जाएगा। नहीं बन पाता है कंसेंसस, इसीलिए इतने समय से ये चला। कंसेंसस की बात पर लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा, आचार्य जी बोल रहे थे, मैं उसको इंडोर्स करना चाहता हूँ। आचार्य जी बहुत सही बात कह रहे थे कि राष्ट्र सबसे बड़ा है, धर्म नहीं है, ये कह रहे थे। मैं सहमत हूँ। और आगे आगे याद रखिएगा, विनोद जी भी याद रखिएगा और आप भी, कि जब कभी भी डिबेट होगी ना, राष्ट्र पहले धर्म बाद में, वो हिंदू राष्ट्र और वगैरह वगैरह कहना बंद कर दें। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड हिंदुस्तान के अंदर। मैंने फिर कहा आचार्य जी बीच में नहीं है। अब विनोद जी की बारी। और विनोद जी, आप अपनी बारी खत्म करने के बाद मुमताज जी के बारे में नहीं बोलेंगे, बोलिए। देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आप ये कहती हैं कि यूसीसी से कोई दिक्कत है, यूसीसी नहीं, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने हाल के लिए की प्राची से बोल दिया, क्या सेकुलर सिविल कोड, संविधान में एक सेकुलर शब्द घुसा दिया, हमें कोई फिर भी आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अब सेकुलर शब्द है और प्रधानमंत्री सेकुलर सिविल कोड की बात करते हैं, तो मिर्ची क्यों लगती है भाई? एक बात। दूसरी बात, ये जो तीनों चारों काम है ना जी, या और भी जो बाकी सरकारें कर रही हैं, हर एक को किसी से कनेक्ट कहीं भी कर दो, लेकिन अगर सेकुलर सिविल कोड की बात आ रही है तो मुझे कोई बताए तो सही, आखिरकार उसके अंदर कमी क्या है? उसका विरोध करना है, सिर्फ इसलिए विरोध करना है, ये कोई तो लॉजिक नहीं है ना। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए देश के अंदर। देश के अंदर टू द पॉइंट बात होनी चाहिए कि सेकुलर सिविल कोड में ये दिक्कत है। आप ये बताइए, ये जो ब्रेक है, नमाज ब्रेक है, इसमें ये दिक्कत है, किसी की नमाज छीन रही है क्या? मुझे बताइए। और ये इसलिए कि पहले भी होता था तो आज भी होना चाहिए, पुरानी प्रथाओं को ढोना जरूरी है क्या? और फिर औपनिवेशिक बात तो खत्म होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा, उन्होंने तो बल्कि 14 अगस्त को जो है ना, वो विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया। क्यों? उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करना पड़ेगा। हमें जो ब्रिटिश कालीन जो कानून है, उनको सबको रिपील कर दिया ना संसद ने, तो अगर असम ने कर दिया तो मुझे लगता है ताली बजानी चाहिए इनको। ठीक है, असम ने कर दिया। वो कह रहे हैं कि एक जो सोच थी पहले की, उसको खत्म किया है। और ऐसा नहीं है, मुमताज जी देखिए उस पर बोलिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पहले किसी ने, ये किसी और राज्य में चल रहा था, कोई ऐसी प्रथा थी जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन इसे लेकर भी धमकियां दी जा रही। देखिए सुचारिता जी, हमारी मुश्किल ये नहीं है कि वहाँ नमाज का टाइम ख़त्म हो गया। हमारी मुश्किल ये है कि हमारा देश जिन छोटी छोटी बातों से महान बना था, दुनिया में उसकी पहचान थी, उसको एक एक करके किल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है, सेकुलर सरकार होगी, एक मिनट, सेकुलर सरकार होगी, सेकुलर ये नहीं कि सेकुलर हो गए तो जो मुसलमान है वो हिंदू हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, सिख जो है वो हिंदू हो जाएगा, ये नमाज नहीं। सेकुलर सरकार होगी, एक मिनट, सेकुलर सरकार होगी और सरकार जो है तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको पूरी आज़ादी देगी कि वो अपने धर्म पर रहते हुए अपनी प्रैक्टिस करें। मतलब और धर्म संभाव नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। एक मिनट, सरकार जो है वो दिवाली पे दिया जलाने में नहीं लग जाएगी, बल्कि ये काम लोगों करने देगी। सरकार जो है वो कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाएगी, ये काम लोग करेंगे, ये सरकार का काम नहीं है। अच्छा देखिए, ये है मेरी सीधी बात ये है, मेरी आपने कहा कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, आपने कहा कि दिवाली पर दिए जलाती है, तो सीधी बात यह है कि एक फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि कश्मीर में रहे, मैं आपसे पूछती हूँ मुमताज जी, और इसका जवाब पाशा साहब आप भी दे सकते हैं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब, सिद्धार्थ जी सुनिए आप, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर आप नमाज ब्रेक को खत्म कर रहे हैं तो आप भारत में भाईचारे को एक तरह से खत्म कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि भाईचारे को खत्म करने वाले नेता वो हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कश्मीर में, उनके राज्य में क्या हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ। समस्या यह है कि उस समय अगर आवाज उठाई होती सिद्धार्थ जी, तो शायद वो तस्वीर नहीं होती कश्मीर की जो हमने देखी। भाई को चारे की तरह चढ़ गए ना जी। देखिए, निश्चित रूप से सुचारिता जी, इसलिए फारूक अब्दुल्ला जो कि ये बोलें कि इस देश में घुसपैठ कराने में भारतीय सेना का हाथ है, उनके बयानों को तो मैं मानता भी नहीं कि उस पर टिप्पणी करने लायक है। रही बात विविधता की, अभी कहा जा रहा था कि हमारे देश में विविधता है उसके कारण से चैलेंज है। देश में विविधता है, ये चैलेंज नहीं है, ये देश की ताकत है। चैलेंज बनाना चाहते हैं आप लोग, आप बनाइए जितना चैलेंज होगा, पर ये देश आज, अभी हमारे जो साथी खड़े थे अभी सेक्युलरिज्म समझाने का प्रयास कर रहे थे, आ गए हैं आप लोग, आना पड़ेगा उसी लाइन पे, क्योंकि अगर देश वास्तव में पंथनिरपेक्ष है तो ये जो रूढ़िवादी सोच
सोचे हैं इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेज बता के गए थे तो अब छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको अच्छा लगेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं लगेगा तो और बढ़िया, क्योंकि समय समय पर कोई भी प्रगतिशील समाज होगा उसको आगे बढ़ना पड़ेगा सुचरिता जी। उसके अलावा इस देश के पास प्रगति करने का कोई रास्ता नहीं है। इस देश में संविधान ऊपर है। और मैं अंतिम बात कहता हूं सुचरिता जी, आप मुझे दुनिया का वो डेवलप्ड देश बताइए जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलता हो, जहां पर ऐसा नमाज का ब्रेक दिया जाता हो। हमारा देश भी संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता। इसलिए शरिया से चलाने की जो ताकतें हैं या जो चाहत रखने वाली ताकतें हैं, उनको हो सकता है कि मायूसी होगी, पर संविधान से चलने वाला भारत इस बात को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता। संविधान से चलने वाली सभा ने इसका निर्णय लिया है, जो कि पूरा देश जिसका स्वागत कर रहा है। ये ऐसा फैसला है जिस पर मुझे लगता है कि जनता की प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, और इसीलिए शायद जनता जो सोचती है इसके बारे में वो बहुत हद तक सही रहता है, क्योंकि जनता एक तरह से, जब हम बार बार चुनावों में भी कहते हैं जनता जनार्दन है, जनता फैसलों का जो फैसला है वो शायद उस समय ना देकर बाद में दे देती है। तो मुझे लगता है वो भी एक मोहर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।